नमस्कार, ये संकेत लोक मंच है और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस मंच के माध्यम से हम आपको लोक संगीत और लोक साहित्य से जुड़ी विभिन्न विभूतियों से मिलवाएंगे, उनसे परिचय कराएंगे, क्योंकि आज ब्रज की जो संस्कृति है, जो ब्रज का लोक संगीत है, उसकी स्वर लहरियां आधुनिकता के माहौल में धीरे धीरे खोती जा रही हैं और ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि हमारी संस्कृति, हमारा लोक संगीत अगर आधुनिकता और विकास की आंधी में खो जाए तो ऐसी आधुनिकता और विकास का हम क्या करेंगे, ये हमें कितना महंगा पड़ेगा, किन मूल्यों पर पड़ेगा, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल बिरजू जी से, जिनका कि लोक संगीत की दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। बहुत से शोध प्रबंध हैं इनके, आकाशवाणी से लेकर के और मंचों तक इन्होंने अपने कार्यों से, अपने लेखन से, अपने गायन से धूम मचा रखी है और ये उन विभूतियों में से हैं जिनकी वजह से आज ब्रज संगीत, ब्रज की लोक विधा जीवित है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए जी, कि आप इस विधा में आपने किस किस विधा में आपने कार्य किया है, लोक संगीत में किस किस विधा में आपने कार्य किया है? जी, ये मेरा सौभाग्य है। ब्रज भूमि में गांव अटूस में मेरा जन्म हुआ। मेरी पूज माता जी जब संध्या आरती के समय भजन गाती थी तो मुझे गोद में बैठा लेती थी। उनके भजनों का जो दिव्य प्रभाव था वो मेरे रोम रोम में तब से रमा है और संगीत के प्रति मेरी रुचि तभी से है। और मैंने अपने बचपन से ही नाटक, नौटंकी ये सब अपने गाँव में होते हुए देखे, इनका सुना। तो कुछ शिक्षा के साथ साथ में और जीविका का निश्चय हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस दिशा में कुछ करूं, बड़ों के आशीर्वाद से। इसमें थोड़ा बहुत जो हुआ, जैसे लोकगीत हैं और लोकगीत गाए भी और लिखे भी, और नौटंकी विधा जो प्राय लुप्त होती जा रही है। आकाशवाणी आगरा से अब तक 5 नौटंकी वहाँ से प्रसारित हुई हैं। और ये किस किस विषय पर हुई हैं? पहली नौटंकी सांगीत शकुंतला, उसमें शकुंतला के बिरह का मुख्य रूप से निरूपण है। उसमें जो कण्व ऋषि हैं उनको देख कर के दुखी होते हैं कि राजा छोड़ के चले गए हैं और वो उनके बिरह में दुखी है। तो वो राजा उनसे कहते हैं भाग की रेख जैसी है जाकी लिखी है, अमिट बाको स्वीकार करनो परे। जैसे कंचन बन्यो, जैसे कंचन भाग की रेख जैसी है जाकी लिखी है, अमिट बाको स्वीकार करनो परे। जैसे कंचन बन्यो शोभा संसार की, बाकु पावक में दही के निखरनो परे। ये एक दार्शनिकता
जी। उनकी अपनी पुत्री को समझाने के हिसाब से। जी। इसके बाद दूसरे नंबर पे सती अनुसुईया। जी। ये माँ सती अनुसुईया का जो है, जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आते हैं और वो बालक बना के उनको पलने में लिटा देती हैं, और जब वो देवियाँ मांगने के लिए आती हैं तो कहती हैं भैया मैं तो नहीं जानती, मेरे तो पुत्र हैं, तुम देख लो कौन है। तो जिस समय वो उनसे मांगने के लिए आए हैं तो क्या कहते हैं, भाव में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति है सत्य की, सत्य है साधना। सोचो समझो विचारो तभी कुछ कहो, होगी पूर्ण तुम्हारी मनोकामना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए हमारे दर्शकों को जी कि ये जो नौटंकी शैली है, जी, इसमें कितने तरह के पद होते हैं? जी जी जी, क्या क्या इसके विभाग कौन कौन से? हाँ हाँ जी जी। नौटंकी का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जी। और मंगलाचरण में या तो शुरू में ही दोहा और चौबोला लिख करके उसको प्रारंभ कर दिया जाता है, या कुछ गुणी लोग अपने हिसाब से कोई छंद दूसरा डाल के भी उसका कर सकते हैं। इसके बाद में कवि जो है कुछ अपनी बात कहना चाहता है तो उसमें कवि का यह कह करके नौटंकी का उसका, अच्छा, ये इनका सूत्रधार का होता होगा। हाँ, सूत्रधार उसमें कवि ही होता है, सही कहा आपने। फिर इसके बाद ये विशेषता होती है कि किसी भी पात्र ने और कोई अपनी बात कही, अगर मान लो उसने बहर तबील में कही जी जी तो उसका जवाब बहर तबील में ही होना चाहिए। जी। हाँ, ये नहीं कर सकते कि बहर तबील का जवाब हम दोहे में दे दें। हाँ, दोहे में दे दो तो उसकी समरसता नहीं रहेगी। समरसता नहीं। हाँ, उसका एक जो लयबद्धता है, जी, जी। उसका क्रम जो है वो बाधित होगा। जी जी। और इसमें जैसे लावनी है, दुबोला है, कव्वाली है। नौटंकी की कव्वाली उस परंपरागत कव्वाली से अलग होती है। जी और इसके अलावा शिकस्त है, जी। माण है, और थिएटर है, तो और ये अंत में फिर लोकगीत भी है। जी जी। तो इस प्रकार के विभिन्न छंदों में गुथ करके, जैसे कोई चतुर कलाकार अपने किसी वस्त्र को तैयार करता है, कितने धागे कहाँ डालेगा, किस तरह के, इस प्रकार से ये एक ऐसा हुआ था कि गंगा जमुना के स्वच्छता पर एक नौटंकी, एक घंटे की नौटंकी का रिहर्सल चल रहा था आकाशवाणी पे। तब वो बड़ों का आशीर्वाद से मुझे श्रेय मिला उसको लिखने का। तो उस समय उनकी जो वो चल रही थी रिहर्सल, तो मैं स्क्रिप्ट राइटर था। जी जी। तो मतलब उसमें मेरा गाना जरूरी नहीं था, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैंने कहा भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ। क्या बोलो गुरु जी बोलिए। बोले इसमें चौथा स्वर बना हुआ है दूसरे सप्तक का, आप जरा आवाज़ का ध्यान रखना। मैंने कहा आप ध्यान रखना भैया, मेरा तो भगवान ध्यान रखेगा, मैं नहीं जानता। तो उन लोगों को मैं एक कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता था। मैंने कि इसमें जो कुछ भी अच्छाई है नौटंकी की, वो तो आप सबके लाड़ प्यार की है, और इसमें जो भी त्रुटि है वो मेरी है। तो उनके लिए मैंने वो जो कहा, जैसे शिल्पी कोई जैसे शिल्पी कोई गहने में नग जड़े, लोक गायक सभी ऐसे भ्राता मेरे, नवरतन ये तो आकाशवाणी के, लोक गायक सभी ऐसे भ्राता मेरे। बोले अरे गुरु जी आपने तो बहुत कुछ कह डाला। मैंने कि ये जो कुछ भी है सब तुमसे ही सीखा है भाई, मैं कहाँ से सीखने गया हूँ। आप लोग तो इसको सजा संवार करके प्रस्तुतिकरण करते हो,
और मैं बड़ों के आशीर्वाद से आप सबके उससे जैसा जो कुछ। तो ये विधा जो है डॉक्टर साहब असल में लुप्त प्राय होने जा रही है। और आकाशवाणी वाले जो हैं बहुत ही धन्यवाद सब उनके लिए कम पड़ेगा कि उनके इसको जीवित रखे हुए हैं। बेसेरा के भाई साहब थे श्री सम्मन सिंह चाहत। तो एक बार उनसे मैंने कहा, मैंने कि दादा मेरे संग आकाशवाणी चलो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करा दूं। वो ललूरे में कौन ना जा रहा हूँ, कहा कि गर्ज पे तो मेरे पास आ जा हूँ, कौन ना जा रहा हूँ। भाई बहुत बड़े स्वाभिमानी थे। नहीं, दरअसल उनकी आवाज भी इतनी पैनी थी कि वो माइक की जरूरत ही नहीं वो थी। तीसरे सप्तक के चौथे पांचवें तक आराम से बोलते थे। वो। तो मैंने सुना, मैंने श्री राजेश जी को जाकर के, जो मतलब म्यूजिक कंपोजर हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, बहुत ही विद्वान और बड़े ही लगनशील हैं, मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि शर्मा जी मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मन सिंह जी की रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो ले आओ यहाँ पे। मैं ना आ रहे, वो 80 साल के ऊपर उम्र है, जो कह रहे यहाँ ले आ लल्लू का वो करना हो। तो बोल आपकी बात हम चलेंगे। सो वो गए और उनके संग में मोहित जी थे और भी उनके साथ के लोग थे, पूरा अपना वो लेकर के गए। तो 4 तो राजपूती होरी रिकॉर्ड कराई उन्होंने एट ए टाइम, एक ही सांस में। और नहीं, 4 जिकड़ी और 2 राजपूती होरी और 1 12 वहाँ से, एक ही सिटिंग में सब करा दी उन्होंने। तो वो बड़ी थे। जी। फिर उन्होंने कहा कि इसको आप लिख के लाओ, इनके मूल उसको लिख के ले आया। अब राजेश जी बोले कि इसका अनुवाद और करके लाओ। मैंने कही पंडित जी रोमत तेरा आगे तो संग ही चलूंगी, वो हिसाब कर डाले तो। खैर मैंने कहा आपने इसे समझा है तो मैं करूँगा। तो वो आदरणीय चौधरी साहब की जो जिकड़ी की भजन की वो जो छप रही है किताब, उसमें उन्होंने मुझसे मांगा था। मैंने 4 जिकड़ी दे दी अनुवाद सहित। उसमें हिंदी का अनुवाद भी है और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी है। हाँ, ये बड़ों के आशीर्वाद से, इसमें मेरा कोई इसमें कुछ वो नहीं। बड़प्पन है। चलिए, इस मुलाकात में आपसे हमने नौटंकी के विषय में कुछ बातें जानी। अभी तो आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी है, और जैसा कि हमने सुना है कि आपने जिकड़ी पर भी काफ़ी काम किया है और ब्रज की और भी लोक विधाओं पर आपने काम किया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अगली बार हमें जिकड़ी और दूसरी लोक विधाओं के बारे में जी अवश्य बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये किस तरीके से गाई जाती है, वो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। हाँ, जिस योग्य भी हूँ आपकी सेवा हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अपनी तरफ से एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा। नौटंकी में विधा में एक कालंगड़ा छंद होता है, ये करुण स्वरों में होता है। तो मैं अपनी तरफ से उसके एक वानगी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, हो रामा चलत पिरान, हो रामा चलत पिरान, और काया कैसे रोई चलत प्राण, चलत प्राण काया यों रोई, छोड़ चलो निर्मोही, और मैंने तो जानी के संग चलेगी, और आई ते मल मल धोई चलत प्राण, रामा चलत प्राण, काया कैसे रोई चलत, सात पाँच एक सूते है के, चढ़ाई काठ की घोड़ी, और जाए मरघट के बीच उतारी, और फूंक
रोई जैसे होरी चलत प्राण, रामा चलत प्राण, काया कैसे रोई चलत प्राण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले मीटिंग में आपसे फिर हम दोबारा किसी अन्य विधा पर। स्वागत है आपका, आप आइए, आपका घर है। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब।